बंध और बाल संस्कार। देखिए मित्रों, जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है, रोजमर्रा का विषय है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी न स्कूल में दी जाती है और ना ही कॉलेज में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। जिंदगी में कदम कदम पर इसके बारे में यदि मार्गदर्शन न हो तो मनमुटाव, क्लेश और घर की शांति समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो आज विस्तार से चर्चा करेंगे हम, पति पत्नी संबंध कैसे हों, संसार के सागर से ये नौका पति पत्नी कैसे चलाएं, भव सागर पार कैसे हो, और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो। ठीक है? तो हमारे साथ आज वक्ता उपस्थित हैं सुश्री हिनाबेन पटेल मैडम। हिनाबेन जी को आप जानते हैं, मैं संक्षेप में और एक बार परिचय करा देता हूँ। हिना मैम योग आचार्य है। यहाँ डिप्लोमा इन योगा जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से कराया जाता है HSRC में, तो बरसों से वो अपना योगदान दे रही हैं, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखती हैं और इस विषय के लिए वे बिल्कुल परफेक्ट स्पीकर है, क्योंकि अपने करियर के साथ-साथ हिना जी ने अपना घर संसार भी बहुत सुंदरता से सजाया है, संवारा है, संभाला है। तो आमंत्रित करते हैं हिनाबेन पटेल मैडम को। मैडम, ओवर टू यू। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आज का हमारा विषय सुखमय दाम्पत्य जीवन और बाल संस्कार। सब अपनी अपनी जो नौका है जीवन की, वो ये संसार रूपी सागर में बहाते ही है, चले जाते हैं। वो किनारा ढूंढते हैं, या जो उनको मांझी मिलता है पति के स्वरूप में, पत्नी के स्वरूप में, तो उसके साथ कैसे एक सही दिशा में जाए और अपना संसार अच्छे से परिपूर्ण करके आगे मोक्ष और शांति की तरफ प्रयाण करें। सब पहले प्रेयर करेंगे एक त्रिमंत्र के साथ, सभी साथ में। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोई समसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासणं, मंगलाणं च संवेशं पद्ममः वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी जय सच्चिदानंद। आज का हमारा जो विषय है सुखमय दाम्पत्य जीवन, तो यही है कि दाम्पत्य जीवन तो जिन्होंने शादी की है वो जानते ही है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय है कि दुखमय है। कैसा लगता है कभी कभी जो होल्ड कीजिए सर, ये पीपीटी नहीं दिखती शायद। आगे बढ़ाना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैसेज नहीं, स्क्रीन शेयर है। तो हम जो बात कर रहे हैं सुखमय दाम्पत्य जीवन का आधार, तो इसमें जो दाम्पत्य शुरू होता है तो दो व्यक्ति जुड़ते हैं उसमें, एक पति और एक पत्नी। तो वही है कि वो पति पत्नी जो दोनों ही पहले कभी मिले नहीं है और
एक नौका में सवार होके संसार रूपी नौका को उनको आगे चलाना है, तो एक दूसरे की समझदारी से, प्यार से, निष्ठा से, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से जब वो एक दूसरे को समझना, संभालना शुरू करते हैं, तभी वो संसार अच्छे से आगे बढ़ता है। एक दूसरे के लिए कंप्लेन नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहता है समझौते का। समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कभी क्या होता है कि मैं करता हूँ वो ईगो में, या मैं करती हूँ वो ईगो में ही संसार में बहुत सारी तकलीफें आती है। कभी दो अलग परिवार साथ में जुड़े हैं, तो वही परिवार एक दूसरे को समझे। जो स्त्री मायके से ससुराल में आती है, तो कितने सारे नए संबंध बनाती है, तो वो संबंध से ही उनका दाम्पत्य बनता है। और वही दाम्पत्य सुखमय करने के लिए सभी संबंध के साथ, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि सास बहू, देरानी जेठानी, तो एक स्त्री आती है तब कितने सारे नए संबंध बनाती है। तो वो संबंध में अगर वो परिपूर्णता से, प्रेम से, निष्ठा से सबके साथ अच्छे से रहती है, तब जाके उसका दाम्पत्य सुखमय लगता है उसको, या सही लगता है। नहीं तो इन्हीं झगड़े, इन्हीं परेशानियों में पति पत्नी के बीच में भी छोटे छोटे टकराव होते रहते हैं कि आपकी मम्मी ऐसी है, या आपकी भाभी ऐसी है, आपका भाई ऐसा है। तो एक स्त्री जब एक परिवार से दूसरे परिवार में आई है, तब वो कितना एडजस्टमेंट करती है वो परिवार के साथ, कितना मैचअप होना चाहती है और होती भी है। तो ये सब रिश्ते वो संभालती है, तब जाके दाम्पत्य सुखमय बनता है। पर यही आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें आधारित दो कैरेक्टर है, पति और पत्नी, क्योंकि ये सब साइड फोकस रहते हैं, पर ये बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहते हैं, और पति पत्नी का प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ाते हैं। तभी पति पत्नी को भी एक दूसरे को समझना है, और उनका दाम्पत्य एक दूसरे को समझने के बाद परिपूर्ण पक्वता से निभाना है। हमारा दूसरा स्लाइड है कि टकराव टालिए। तो जब शुरुआत हुई है दाम्पत्य जीवन की, तभी क्या होता है कि दो अलग व्यक्ति तो जुड़े हैं और उनको एक होना है, तो एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा। तो जब शुरुआत ही है जीवन की नई, तो उसमें एक दूसरे को समझे, उसमें टकराव नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूँ ये करते हैं। तो इसमें भी जो जिसका डिपार्टमेंट है ना, उसको उनको उन्हीं में ध्यान रखना चाहिए। अगर पत्नी ये सोचे कि पति क्या करते हैं बाहर जाके, ऑफिस में है, देर से आते हैं, तो क्वेश्चन करती है, तो समझकर क्वेश्चन करे, या जानिए वो अपने आप बोलेंगे, पर आप सामने से इतने प्रतिभाव देते रहेंगे तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। पति को भी आज क्या खाना पकाया, आज क्या करोगी, ये सब तो पत्नी को भी पता रहता है कि घर में क्या चीजें हैं, घर के लोगों को क्या टेस्ट चाहिए, क्या उनके शरीर से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, जो उनको ध्यान में रख के वो रसोई बनाती है। तो यही है कि सॉरी, तो यही है कि वो सबको ध्यान में रख के जब रसोई करती है, तो हम उनको उनके प्रतिभाव को भी समझे कि हाँ, ये पत्नी का डिपार्टमेंट है, उसको रसोई संभालनी है, तो वो अच्छे से ही सबका ध्यान करके सबके अनुरूप रसोई बनाएंगी। और पत्नी को भी समझना चाहिए कि पति बाहर जाते हैं तो वो भी कुछ काम से जाते हैं, तो काम करके आते हैं, तो उसमें दखल अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम और आसक्ति का भेद जाने।
तो प्रेम क्या है? तो समर्पण है। और आसक्ति क्या है? तो वो एक दूसरे के प्रति ऐसा अट्रैक्शन है और ऐसा जुड़ाव है कि उसमें अहम प्रकट हो जाता है कि मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। तो ऐसे व्यवहार में, ये संबंध में आसक्ति नहीं चलती है, यहाँ पे समर्पण भाव वाला प्रेम चलता है। तो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कंट्रोल, अभी पत्नी कहाँ जाती है, क्यों गई थी, कितने बजे गई थी, ये सब होता है। पति भी देर से आते हैं तो आपने ऐसा क्यों किया, आप आज इतने लेट क्यों आए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये सब एक दूसरे के प्रति बहुत, अगर एक जब शादी होती है ना तो दो अलग अलग व्यक्ति है, तो उन दोनों को एक दूसरे की आदतें, उनका व्यवहार पहचानना है। शुरुआत में क्या होता है, जब शादी होती है ना तो एक दूसरे के प्रति कंप्लेंट्स बहुत रहती है। आप वो देखना कि ये तो ऐसे है, मैंने तो शादी के पहले तो हमारी बातें होती थी तो ये ऐसे होते थे, पत्नी को भी यही लगता है, पति को भी यही लगता है, ये तो ऐसी थी, अभी ये बदल गई है। तो ये सब क्या होता है कि एक दूसरे का पहचानने का अभाव है। तो उसमें एक दूसरे को समझना है कि क्या स्वभाव है, तो हमें उनके साथ कैसे एडजस्टमेंट लेना है या कैसे डीलिंग करनी है। तो एक दूसरे की कमियां नहीं निकालनी है, पर एक दूसरे को पहचानना है, उनकी आदतों को, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको 32 गुणों वाला या 36 गुणों वाला पति मिला या पत्नी मिली ना, फिर भी 1-2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 25 साल के बाद कुछ ना कुछ कंप्लेंट तो आप में रहेगी कि हाँ, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे। तो कोई परफेक्ट नहीं होता, आप भी उनके प्रति परफेक्ट नहीं है, वो भी आपके प्रति परफेक्ट नहीं है, पर एक दूसरे को समझ के अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाना है। और सफलता के लिए दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव और समझदारी बहुत जरूरी है। सुखमय दाम्पत्य जीवन का मेन इंटेंस और मोटो यही है कि समर्पण भाव और समझदारी। तो यहाँ हम देखें कि कुदरत ने विवाह करने, मतलब दो व्यक्तियों को जोड़ते हैं, पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को जोड़ते हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसी है कुदरत के अनुसार। साथ में, पर वो भिन्न भावनाओं वाले होते हैं। जैसे कि किसी का क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, ये जो एक दूसरे में परस्पर विरोधाभासी देखने को मिलती है। तो ये कुदरत ने कैसे व्यवस्था की है कि काउंटर बैलेंस किया है। आप सभी जो जुड़े हुए हो और जो मैरिड है, तो वो आप देखना कि आपके पति का स्वभाव कैसा है और आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है और आपके पति का स्वभाव कैसा है। तो थोड़ा ऑपोजिट होता है, पर यही ऑपोजिटनेस हमें क्यों काम में आती है? जब हम गुस्से में आते हैं तो पति शांत रहते हैं, और पति गुस्से में आते हैं तब हम शांत रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो व्यवहार है जीवन का, वो अच्छे से चलता है। नहीं तो दोनों ही आग वाले इकट्ठा हुए तो क्या होता है, फिर दोनों ही लकड़ियां लेंगे तो क्या होता है, वो झगड़े का विस्तृत स्वरूप हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में ये संबंध में भी वो व्यवहार, वो जो घटना घटी है, वो आपका आगे जाके रिलेशन बिगाड़ती है। तो कुदरत ने ऐसे ही लोगों को जोड़ा है कि एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव तो रखते ही है, पर एक दूसरे के विरोधाभास होने के बावजूद वो एक दूसरे का जो स्वभाव है उसको, जो काम क्रोध लोभ वृत्ति वाला या ईर्ष्या वाला, वो स्वभाव को भी वो दल धीरे धीरे करते हैं, वो समझदारी में परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पे चंद्रकांत सर से भी हम बात करेंगे कि ये जो परस्पर वाली भूमिकाएं तो है, तो यही भूमिका में सर क्या कहते हैं, और आगे उनसे बात करते हैं। धन्यवाद मैडम। देखिए, विवाह की परस्पर
पूरा कुदरती व्यवस्था है। दादा भगवान ऐसे कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है विवाह की, मैरिजेस आर बिल्ट इन हेवन, है ना, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है या कि हमको ये बात पर विश्वास होना चाहिए। तो कैसे होता है कि यदि पति गुस्से वाला है तो पत्नी शांत होगी, है ना, संसार की गाड़ी तो दो चाक पर ही दो चलना है। पति उदार होगा तो फिर पत्नी कंजूस होगी, प्रतिभावान पत्नी होगी तो उसका पति थोड़ा सा नीरस रहेगा, साहसिक व्यक्ति है तो पत्नी डरपोक हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे परस्पर विरोधी गुणों के कारण ही संसार की जो गाड़ी है वो अच्छे से चल सकती है। दोनों एक जैसे होंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो ये कुदरत की व्यवस्था है, इसके लिए टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, ठीक है ना। तो ये कुदरत की व्यवस्था है कि कुदरत दो एक जैसे व्यक्ति को साथ नहीं लाती, क्योंकि दोनों भी कंजूस रहेंगे तो फिर तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा सबका सही और दोनों ही स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चे वाले रहेंगे तो फिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कुदरत ने क्या किया है, दो परस्पर विरोधी स्वभाव वालों को इकट्ठा किया है तो गाड़ी अच्छे से चलती है। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे का स्वीकार करना चाहिए। सही ये विरोधाभासी स्वभाव है, ठीक है। धन्यवाद मैडम। और दूसरी बात क्या है कि अहंकारी व्यक्ति, देखिए इसके उदाहरण हम दे सकते हैं कि यदि पति गुस्से वाला है और गुस्से के कारण तो कई मुसीबतों को न्योता मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में भी पत्नी संभाल ली थी क्योंकि वो शांत है और शांत व्यक्ति के दिमाग में ही सॉल्यूशन आता है, सही गुस्से वाले के विवेक को ग्रहण लग जाता है, ठीक है। तो परस्पर विरोधी स्वभाव होने से गाड़ी ठीक से चलेगी। तो ये नहीं सोचना है कि मेरी पत्नी कंजूस है, या ये भी नहीं सोचना है पत्नियों को कि मेरा पति तो बहुत ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि आप परस्पर विरोधी है तो आपके संसार की गाड़ी अच्छे से चलेगी। एक दूसरे, जैसे मैडम ने बताया, एक दूसरे की कमियां नहीं ढूंढना है। अब देखिए, पति पत्नी जो है वो एक दूसरे का काउंटर बैलेंस है। वो कैसे हैं ये जानते हैं हम मैडम से। योर स्पाउस इज योर काउंटर बैलेंस, दादा भगवान कहते हैं। आप चित्र में देखिए, एक भी बैलेंस गड़बड़ा गया, ठीक है ना, तो संसार की गाड़ी पलट जाएगी। मैडम ये फोटो को डिस्क्राइब करेंगे। कभी क्या होता है कि पत्नी, अभी ये जो घर में ज्यादातर पत्नियां रहती है और पति बाहर काम से जाते हैं। तो घर की परिस्थितियों में अगर कोई परेशानी आ गई है, व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक, जो कभी ऐसा हुआ कि वो थक गई या परेशान हो गई, किसी रिलेशन की वजह से वो परेशान है, या कोई व्यवहार ऐसा हो गया है तो परेशान है, तो पति कैसा होना चाहिए, तब आके उनको संभाल लेना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ। और पत्नी कैसी होनी चाहिए कि पति का बाहर का काम रहता है, बिजनेस है, जॉब है, तो कभी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो जॉब भी चली जाती है, बिजनेस में घाटा भी हो जाता है। तो तब क्या होता है, तो पत्नी को पति को संभालना है कि हाँ, हम कर लेंगे, आज जो परिस्थितियां या परेशानी आई है तो कोई बात नहीं, हम उसको दोनों मिलके संभाल लेंगे। क्योंकि जब कुछ भी पति को बाहरी विकट परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तब पति को क्या चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो वो पत्नी से मिलता है। क्योंकि पत्नी जितनी समझदार रहती है और होती है, उतना ही पति शांत और निडर रहता है कि हाँ, परिस्थितियां भले कोई भी आई है, मेरी पत्नी मुझे संभाल लेगी। तो एक दूसरे के प्रति ये विश्वास अड़ग होना बहुत जरूरी है। तो अपना स्वभाव, अपना व्यवहार ऐसा रखे कि कल जाके पति को दिक्कत हुई तो वो पत्नी से कुछ परेशान ना हो, उसको पता चले कि हाँ, मुझे मेरी पत्नी सपोर्ट करेगी। और पत्नी के शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आई तो पति भी उनकी सेवा करे या उनको समझे कि हाँ, ये मैं व्यवस्थित हूँ या मैं सही हूँ कि मेरा पति मेरी देखभाल करता है। तो ये काउंटर बैलेंस है
कि एक दूसरे को संभाल लेना। आगे मैं सर को देती हाँ हूँ। जी, हाँ जी। अब देखिए पत्नियों से, ये अगली स्लाइड है। ये जो सेशन है ये दोनों के लिए है, पति के लिए भी है, पत्नियों के लिए भी है, वन साइडेड नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे रिसर्च के अनुभव के आधार पर और दादाजी के बताए हुए मार्ग के आधार पर कुछ हमने यहाँ पे ये कुछ सार निकाला है। अब ये पत्नियों से कुछ आग्रह है, निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है कि वो कैसे संसार संभाले, क्या करें, ठीक है ना। तो पत्नियों से सबसे पहला निवेदन ये है कि वो अपना आग्रह मर्यादा में रखें। इसका तात्पर्य है कि बिल्कुल हाथ धो के पीछे ना पड़े, ठीक है कि नहीं अभी करना है, अभी ही करना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अब देखिए कभी कभी पत्नी कहती है कि भाई अभी नहा लो, चलो सुबह, अब छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन आमतौर पर आलस से ज्यादा आता है। तो पति महोदय अखबार हाथ में पकड़ के कहते हैं भाई अभी बाद में नहाऊंगा, हाँ हाँ थोड़ी देर के बाद, हाँ 10 मिनट के बाद। अब उससे झगड़ा हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगी आपको कितनी बार बोला है नहा लो नहा लो। तो पतियों को ये समझना चाहिए कि पत्नी आग्रह क्यों कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि बिजली जाने वाली हो, बाद में पानी ना मिले, ठीक है ना। इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। अभी खाना खा लो तो खा लीजिए ना, आप 15 मिनट पहले खा लोगे तो क्या बिगड़ेगा। दादा भगवान की पत्नी हीराबा वो कभी कभी उनसे कहती कि चलो खाना तैयार हो गया खा लो, गरम गरम है। अब आमतौर पर इस रिक्वेस्ट को रिएक्ट क्या करते हैं पति लोग, अभी भूख नहीं है बाद में खा लेंगे। अरे भाई गरम खाना बना है, फ्रेश मिल रहा है, आपको ज्यादा भूख नहीं लगी कोई बात नहीं, थोड़ी तो भूख लगी है, और जितना होता है उतना नहीं होता, उनको शांति रहेगी, घर में भी शांति रहेगी। और मेरी बात इन्होंने मान ली, उनको एक तरीके से अच्छा लगेगा। अब झगड़ा जब भी होता है पति पत्नियों में, नोकझोंक होती है, तो प्रेजेंट का में तो बात चलती है लेकिन पुरानी सारी गलतियों को निकालते हैं। तो मैंने पहले तुमने ऐसा किया था, पिछली बार भी ऐसे, गलती से भी पति की या पत्नियों की पिछली गलतियां न गिनाएं, भूतकाल के गलतियों को न दोहराएं। हम में एक बहुत बुरी समस्या है हमारी सबकी, पतियों की भी पत्नियों की भी। हम क्या करते हैं, जहां पे पास्ट टेंस होना चाहिए ना उसको सिंपल प्रेजेंट बना देते हैं। जैसे किसी दिन बेचारी लेट होगी खाना बनाने में, तो क्या बोलते हैं, तुम तो समय पर कभी खाना बनाती ही नहीं या पति लेट हो गया ऑफिस से आने में, तुम तो कभी टाइम पर ऑफिस से आते ही नहीं हो। अरे भाई हफ्ते में 2-3 दिन लेट हो गए हो, हाँ, ये पास्ट टेंस है कि आप 2-3 दिन लेट हो चुके थे। अब हम उसको बोलेंगे आप तो हमेशा लेट होते हो। तो ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए, पिछली गलतियां न दोहराएं। पति के देर से आने पर गुस्से में सवाल जवाब न करें, वो थका हुआ है, ओवर टाइम करके आया है, उसको पानी चाय दीजिए, वो खुद आपको बताने ही वाला है कि देर क्यों हुई, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो जैसे आप मान लीजिए पति आया है बेचारा पसीना ही पोंछ रहा है, हाथ में बैग है, और तुमको तो समय का कुछ भान ही नहीं है, ये कोई समय है घर पे लौट, अभी वो परेशान है ऑफिस से डांट खा गया, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। शांति बना के रखिए, सब कुछ समय पर छोड़ दीजिए। समय सर वो अपनी क्या क्या तकलीफ आपको नहीं बताएगा तो किसको बताएगा वो। पति जो अपनी तकलीफ घर वालों को, पत्नियों को नहीं बताए तो किसे बताएगा। लेकिन उसको सांस तो लेने दो भाई, उसको पानी तो दो। और जैसे मैडम ने बताया कि पति को भी ये चाहिए कि पत्नियों के डिपार्टमेंट में, रसोई में इंटरफेयर न करे। हाँ हाँ थोड़ा प्याज ज्यादा डाल दो, ये गलती मुझसे हो जाती है और फिर मुझे ये स्लाइड की याद आती है, कह रहे मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं ही गलती कर रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ देखो भाई पिछली बार नमक कम था, थोड़ा नमक ज्यादा डाल देना। और जिस दिन मैंने किचन में इंटरफेयर किया उस दिन हमारे यहाँ का खाना समझो बिगड़ गया। तो अब मैंने एक निर्णय पक्का किया है कि कभी भी, मैं यही कहता हूँ मैडम को हमारे, आपको जैसा बनाना है आप अपने अपने तरीके से बनाइए, भोजन बहुत अच्छा बनता है। और जिस दिन मैं इंटरफेयर करूंगा तो अवश्य कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। अब
घर में रहते हैं, एक साथ हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, तो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। कम ज्यादा एक काम कम ज्यादा हो सकता है ना। आमतौर पर काम को लेकर झगड़े ज्यादा होते हैं संसार में। अब ये तो समझदारी का विषय है। यदि भाभी खाना बना रही है, तो जो भी देवरानी है या जेठानी है, उस समय वो देखती हैं कि कहीं कचरा पड़ा है या बर्तन धोने के, तो उन्हें धो लेना चाहिए। वो ठीक नहीं लगेगा कि भाभी खाना बना रही है और देवरानी मोबाइल पे व्हाट्सएप या फेसबुक देख रही है। तो इनको बुरा भी लगेगा और क्लेश के लिए कारण मिल जाएगा। साथ में काम करना है, साथ में मिल बैठना है, साथ में एन्जॉय करना है। तो हम साथ-साथ है जैसा रहेंगे, तो जीने का आनंद आएगा। अच्छा, पति के रिश्तेदारों से कोई ईर्ष्या भी नहीं करना है, खास तौर से माँ से, क्योंकि वो सासू माँ जो है वो पुरानी जनरेशन की है और वो बेचारी बहुत कुछ बहुत ज़्यादा झेल कर वो वृद्धावस्था में पहुँची है, ठीक है? तो उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा बन जाता है कि मैंने इतनी सारी तकलीफ सहन की, अब मेरी बहू देखो इसके पास तो एसी भी है, मिक्सर भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ बना-बनाया मिलता है, हाँ? आटा भी पिसा हुआ मिलता है। हम थे तो चक्की पर आटा पीसते थे, ये अक्सर होता है। तो हमको उन्हें भी समझना है, ठीक है? समझ कर लेना है। कुछ ऊना-धूना हो जाए, तो इसमें हार-जीत वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि कौन हारता है, कौन जीतता है। हो सकता है बहस में आपकी जीत हो गई, आपने डाँट दिया, लेकिन रिश्ते में आपकी हार हुई, क्योंकि सुनने वाला नाराज़ हो गया ना, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसका दिल दुःख गया है। एक तरीके से ये सूक्ष्म हिंसा हो गई है। तो रिश्तेदारों से कोई ईर्ष्या नहीं और पति को तो खास ध्यान रखना है भाई, और वो आगे आएगा। अभी तो हम पत्नियों की बात कर रहे हैं ना, ये पत्नियों के लिए सुझाव है, पहले इसकी चर्चा करते हैं, इसके बाद वाली स्लाइड में पतियों से बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव है और जितने पति जुड़े हैं छोड़ के मत जाना अभी। अभी आप एक स्लाइड ध्यान से देख लीजिए, बाद में जाओगे तो भी चलेगा। तो चाहे जो क्लेश हो, अब ये बहुत ज़रूरी है, ये आप नियम बना लीजिए। घर में भले झगड़ा हुआ हो, बहस हुई हो, तू-तू मैं-मैं हुई हो, लेकिन खाना अवश्य बनेगा, बनाएँगे। कोई भूखा नहीं रहेगा। और वो भी खाने समता भाव की समता भाव से, वो भी हड़ताल नहीं करना है और खाना फ्रेश मूड में ही बनाना है। फ्रेश ये कह के कि नहीं अभी मेरे भाव अच्छे रहेंगे, यही खाने में जाएँगे और खाना बनाना क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ उन गृहिणियों को कि जो क्लेश के बाद भी अपना मन शांत रख के भूखा नहीं रखती किसी को। सत्याग्रह नहीं करती, हड़ताल नहीं करती कि जाओ आज मूड खराब है, कोई खाना नहीं बनेगा। वो बेचारी खिचड़ी बनाएगी, पोहा बना दे, कुछ ना कुछ बनाना है और आपको स्वयं भी भूखा नहीं रहना है, क्योंकि तबीयत बिगड़ जाएगी। मन तो बिगड़ गया, शरीर में भी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, नुकसान ही नुकसान है। तो कोई खाना नहीं। अवश्य खाना, बल्कि एक और नियम बना लेना कि जिस दिन तू मैं झगड़ा हुआ, आधी रोटी ज़्यादा खाएँगे, ठीक है? अगला पॉइंट है कि पत्नियों से रिक्वेस्ट है, पतियों पर शक ना करें, संदेह ना करें। कुछ आगे-पीछे थोड़ा कम-ज़्यादा होता है, ठीक है? अटूट विश्वास यदि रिश्ते का आधार है, वो रिश्ता ना वो बहुत लंबा चलता है। तो विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। कोई आके आपको बहका भी दे कि देखो ना, आपके पति तो 3 दिन से 1 घंटा लेट आ रहे हैं, तो आप कहना चाहिए हाँ, उनको ऑफ़िस में काम है उतना। आप खबर नहीं रखते? अभी मायके वालों को भी समझना चाहिए, ज़्यादा मैरिड लाइफ़ में किसी के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप यदि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है? उसको सामर्थ्य दे सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन किसी का कपट करके, चुगली करके, किसी के मन में ज़हर डाल के रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। तो पत्नियों को ये तो विश्वास का रिश्ता है भाई, पति-पत्नी का, निष्ठा का रिश्ता है। तो पत्नियों को गलती से भी शक करने की गुंजाइश हो तो भी शक मत करो। दादा भगवान कहते हैं, हाँ, उसका इलाज ज़रूर करो। यदि कोई बात है सीधे ही तो पूछो। स्पष्ट कर लो, सीधे पूछ लो, डायरेक्ट पूछ लो, क्यों जी ये क्या है जी? ऐसी-ऐसी बात है, मेरे मन में विचार आ रहा है, शंका नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है? और छोटी-छोटी बात पर
ये सबसे जरूरी है जो न्यूली मैरिड है उनके लिए। अपने मायके से ससुराल वालों की बुराई न करें। हमारे यहाँ भी बेटियां हैं, आ जाती हैं कभी कभी लड़ाई झगड़ा करके और शुरू हो जाती हैं, सासू माँ तो ऐसी है, वो तो ऐसे हैं, अब पति मेरा सुनता नहीं है। बहुत देर तक उनको समझाना पड़ता है, ठीक है ना, कि बेटा स्थितियां बदलती है। अब सावधान इंडिया वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ भाई, रिश्ते तोड़ने की बात हम नहीं कर रहे। जहां पर हिंसा होती है, क्रिमिनल एटीट्यूड है, वो बात अलग है, वहां से दूर हो जाना सही है। लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से बड़ा इश्यू नहीं बनना चाहिए। तो छोटी छोटी बात पर, छोटी सी बात है, तो मायके से ससुराल की शिकायत न करे, उससे माता पिता भी टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन बड़ी बात हो तो अपने मम्मी पापा से अवश्य शेयर करे, क्योंकि क्रिमिनल एटीट्यूड वाले लोग हैं तो फिर सहन करना बहुत बड़ी सजा बन जाती है। वो तो सावधान इंडिया का एपिसोड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हल्की फुल्की बातें हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, जैसे सासू माँ ने कह दिया तुम्हारी मम्मी ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। अब ये इतनी सी बात पर पूरा दिन खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, सासू माँ को उल्टी सीधी बात हम बोल दे कि आपका ये तरीका है बात करने का, तो घर की शांति नष्ट हो जाएगी। तो बोलना हाँ, मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, नई नई आई हूँ, है ना। और ससुराल वालों को भी ये चाहिए ना कि बहू नहीं आई है, 22-25 साल की उसकी उम्र है, उसको एडजस्ट होने का समय तो दो। और और वो यही अपना पुराना घर बार छोड़ के आई है। वहाँ का व्यवहार, वाणी, बर्तन और सबके रहने के तौर तरीके अलग है और यहाँ के भी अलग है। हाँ, तो उसको एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट तो करना है, एडजस्ट करने के समझना है। लिए उसको समय चाहिए, तो समय देना चाहिए। तो सभी पत्नियों से ये निवेदन है कि आप इतनी बातों का ध्यान रखिए। ये स्लाइड हम बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब बारी आती है पतियों की। तो बद्दा मारा भाई हाथ जोड़ीने सांभ लियो, हाँ, अहंकार में तुम्हारे चोट पहुंचे तो मने माफ करशो। गलती से भी पतियों मायके का ताना न दे, बुराई न करे, झगड़ा भयंकर मोड़ ले लेता है। पत्नी के पिताजी के ऊपर, भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर कुछ उल्टा सीधा न बोले, गलती से भी ना बोले। अब मुंह से निकल जाए तो तुरंत माफी मांग ले, ना नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। भूल कर भी हिंसा न करे, चाहे जो झगड़ा हो, हाथ तो उठाना ही नहीं है। हाँ? अरे वो आश्रित है। दादाजी कहते हैं आपकी पत्नी, आपके बच्चे आप पर डिपेंड है, वो कहाँ जाएंगे बताइए। बाहर जा सकते हो, तो जो आप पर डिपेंड है, जो आपके अधीन है, उनके साथ आप हिंसा कैसे कर सकते हो, उनके साथ आप मारपीट कैसे कर सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे जैसा झगड़ा हो, तू मैं वो बाद में शांत हो जाता है अपने आप। ऐसी बात नहीं बोलना है। और पत्नियों की तो स्मृति जो है ना, अनंत काल तक रहती है। आपने यदि एक गलत बात मायके के बारे में कह दी, वो बात पत्नियों को आजन्म ध्यान में रहेगी, हमेशा के लिए ध्यान में रहेगी। और जब जब झगड़ा होगा, तब तब ये बात अवश्य निकलेगी कि आपने उस दिन मेरे पापा को ऐसा कहा था, मेरे मम्मी के बारे में ऐसा कहा था। तो विशेष ध्यान रखिए मेरे भाइयों कि गलती से भी मायके का ताना मत दीजिए, क्योंकि वो छोड़ के आई है, उसका इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत बुरा लगता है। और भूल कर भी हिंसा ना करे, हाथों को तो चलाना ही नहीं है। और ध्यान रहे, इनकी याददाश्त तेज होती है, 20 साल पहले कही गई बात भी पत्नियों को याद रहती है। अब घर में छोटी मोटी चीजें चलती है, फूटता है, थोड़ा नुकसान होता है, उस पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब घर में कुछ कांच का गिलास टूट गया है, तो आपको ये पूछना चाहिए पत्नी को कि आपको चोट तो नहीं लगी, देखो देखो कहीं चुभ ना जाए। अब उसके हाथ से कुछ चीज फूट गई, पानी का मटका फूट गया। कुछ चीजें जो टूटने वाली है, कांच की चीजें, मिट्टी से बने हुए बर्तन, इनका परमानेंट लाइफ नहीं होता, वो कभी ना कभी टूटती है, ये मान के चलिए। तभी तो फैक्ट्रियां चलेगी सर। ठीक, हाँ बराबर है ना। तो इस पर गुस्सा नहीं करना है, और कोई जानबूझ के तोड़ता नहीं है, चाहे पत्नी हो चाहे नौकर हो।
इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या, संभाल के क्यों नहीं करते, कैसे टूटा, अरे टूट गया, अब कैसे टूटा का क्या मतलब है। आगे, पत्नी को सुधारने का प्रयास न करें। आदमी इस जगत में कोई किसी को सुधार नहीं सकता। व्यक्ति केवल अपने आप को ही सुधार सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि उसके अधीन है। दूसरे का मन, दूसरे की बुद्धि हमारे अधीन नहीं है। अब क्या करना है सुधार के? तो 20-25 साल से लगे हुए हैं और ये पता भी नहीं कि अगले जन्म में हो सकता है कि वो सुधर भी जाए पत्नी 60-70 साल में। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि नेक्स्ट लाइफ में वही पत्नी मिले, है कि नहीं? तो ये प्रयास ना करें, हम स्वयं सुधरने का प्रयास करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के सामने, अपना आपका मित्र हो, ठीक है, या घर में देवरानी जेठानी हो, किसी के सामने पत्नी से अपमानजनक बात न करे। भाई सम्मान दो ना उनको, गृहिणी है, होम मिनिस्टर है, अपमानजनक बात न करें, ऐसे लहजे में बात न करें। मेरे पास अक्सर हमारी जो बहुएं हैं या हमारी बेटियां हैं, उनसे शिकायत आती है, ये देखो ना अंकल, इनको बोलने की तमीज ही नहीं है। इनके दोस्त आए और ये चिल्ला रहे, लाओ ना जल्दी, इतना जोर से चाय बना रही है, अब तक क्यों नहीं लाई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो होम मिनिस्टर है, पत्नी है, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। एक बात को अलग तरीके से कह सकते हैं। और आप यदि पत्नियों से सम्मानजनक बात करते हैं, तो आपका सम्मान सुनने वाले के नजर में बढ़ जाता है। ये मत सोचिए समाज कहेगा जोरू का गुलाम है, ऐसा नहीं है। अरे वो भी सम्मान के अधिकारी हैं, व्यक्ति है, उनको भी मन है, उनका मन दुखता भी है। अकेले में आपको कुछ कहते हैं तो अकेले में कोई बुरा नहीं मानता, कोई सुनने वाला ना हो तो। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अकेले में भी आप प्यार की बातें ही करें। पत्नियों से अपमान हो, उनका अहम दुखे, ऐसी बात ना बोलें। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि देखिए, शादी के समय, शादी के पहले और शादी के बाद स्थितियों में कितना बदलाव आता है। आसक्ति जो है, ये आसक्ति ना शादी के पहले बहुत ज्यादा होती है। हमारा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप था टीचर्स का, तो उसमें ट्रेनर ने एक सवाल पूछा था हमको, बोले बताइए आदमी के जीवन का गोल्डन पीरियड कौन सा होता है। गोल्डन मतलब पूरा स्वर्णिम काल, जिसमें आनंद में विभोर रहता है वो। सबके जवाब थे अलग अलग। मेरा जवाब उनको बहुत पसंद आया और वो अनुभव के आधार पर जवाब था। मैंने कहा सर, स्वर्णिम काल जो है मनुष्य के जीवन का, वो है एंगेजमेंट और शादी के बीच में का। अलग ही दुनिया में रहता है बंदा, दिन भर वही विचार। और पुराने जमाने में तो फोन भी नहीं थे, और जब फोन नहीं थे, जब चिट्ठी पाती ये माध्यम थे, तो एक अलग ही माहौल में, एक अलग ही दुनिया में और ऐसा आनंद आता था। खास तौर से जब, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं, सपने संजोते हैं, प्लान करते हैं, और डरते भी हैं कि हमारी बात किसी को पता ना चल जाए, है ना? तो क्या लाइफ होती है देखिए। तो पतियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना और इसको बार बार दोहराना कि हमारे किसी शब्द से पत्नियों को, अहंकार को ठेस न पहुंचे, उनका उनको अपमान हुआ मेरा ऐसा न लगे, घर के लोगों के सामने भी। और ये कंट्रोल करने की बात नहीं है। जब हम कहते हैं चलो, अब कुछ कुछ लोगों की आदत ऐसी है, रेलवे स्टेशन पर भी जैसे कि कोई अपने, क्या कहेंगे, ऐसा व्यवहार लोग नौकरों के साथ भी नहीं करते। हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला था। तो क्या हुआ, नहीं नहीं, हेडफोन चालू है ना, हेडफोन चालू रहेगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इनको म्यूट कर देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई और पति पत्नी एक गार्डन में गए, और उस बगीचे में चलते चलते, अब घास थी, हरियाली थी, तो दोनों चप्पल उतार के चलने लगे।
और उतने में पत्नी के पैर में कांटा चुभ गया और वो बेचारी आउच करके चिल्लाई। तो एक पैर उठाए खड़ी थी, नई नई शादी, हाँ। तो पति घुटनों पर बैठ गया, पत्नी का पैर उसने हाथों में लिया और फिर वो कांटा उसने निकाल दिया और एक कोने में फेंक दिया और बोले, देखो ना, थोड़ा देख समझ के चलो। बड़े प्यार से कहा। वही कपल 10वीं शादी की सालगिरह के समय उसी गार्डन में आए। अभी दोनों की स्थिति चेंज हो चुकी थी, ठीक है। और अब दोबारा वो चल रहे थे, दोबारा पत्नी के पैर में कांटा चुभा और पति जोर से चिल्लाया, अंधी हो, देख के नहीं चलना आता तुमको? देखिए, व्यक्ति वही है, समय बदला तो वाणी बदल गई, विचार बदल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रेम नहीं बोलते भाई, ये फिर आसक्ति है। तो वाणी और व्यवहार से आपको ये जताना है कि आपकी अर्धांगिनी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये मैसेज जाना चाहिए हर बार। आप जब भी कुछ बोले ना, तो सम्मान से बोलिए और ये बात तो अवश्य बोलिए कि आपके बगैर ये जीवन नहीं चलेगा, ये संसार नहीं चलेगा, आपका रहना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, घर में सामान हो ना हो, पैसे की कमी हो, ठीक है, साधन ना हो, ये बातें बहुत कम मायने रखती है। यदि घर में प्यार हो ना, जीने का आनंद ये लगाता है। मैंने लोगों को देखा है, किराए के रूम में, छोटा सा रूम, एक ही रूम, उसमें हंस बोल के खेल के जीवन जीने का आनंद उठाते हैं लोग। अरे कॉफी का कप कितना महंगा है, ये बात कुछ मायने रखती होगी, लेकिन कॉफी की क्वालिटी कैसी है, ये बात तो बहुत अधिक मायने रखती है। तो आपकी जो जिंदगी है उसको आप ऐसी स्वादिष्ट कॉफी बनाइए, साधन हो ना हो, वाणी तो है, भावनाएं तो है, ठीक है ना। तो पतियों से ये हमारा नम्र निवेदन है, इन इन बातों का आप अवश्य पालन करें। अरे, आवाज नहीं आ रही है अभी? देखिए, आवाज स्पष्ट है मेरी? नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ, थोड़ा नेटवर्क डाउन तो है यहाँ। आवाज आ रही है? कोई अनम्यूट करके बताइए ना, क्योंकि स्पष्ट आवाज नहीं आएगी तो फिर। आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज बराबर है अच्छी आवाज। थैंक यू मैडम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान पतियों को रखना चाहिए। अब टू पीपल आर वेटिंग। देखिए, आज टॉपिक इतना अच्छा है, कितने लोग जुड़े हैं। बाद में हम शेयर करेंगे यूट्यूब पर ये लिंक, ताकि पूरा सेशन सबको देखने मिले। तो पतियों से ये आग्रह है, वो ध्यान इस बातों का रखे। अति आसक्ति का परिणाम झगड़ा होता है। तो अब देखिए, नोक झोंक होती भी है, इसमें भी कुदरत का एक उद्देश्य है कि आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए। आपका जो अतिरेकी मोह है, मोह नहीं रखना है। तकरार के वजह से मोह कम हो जाता है। एक अंतिम सत्य तो स्वीकार हमको करना ही पड़ेगा, व्यक्ति आखिरी स्टेशन आने तक तो वो अकेला ही है। ये रिश्ते तो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हुए हैं और इनका इसीलिए अच्छे से ध्यान रखना है। तो कई बार पति पत्नी बहुत ज्यादा आसक्ति से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो झगड़ा करते रहते हैं। कुदरत ने इन दोनों को मिलाया है, इनसे झगड़ा क्यों? इसका क्या होगा? तो अतिरेकी मोह को कम करने का कुदरत प्रयत्न करती है। तो तकरार हो जाए तो आपका मोह भी कम हो जाएगा, ठीक है। और उस तकरार को लंबा नहीं खींचना है, लेकिन मन ही मन में ये बात जान लेना है कि अंत में भाई है, हमारी यात्रा जो है, मंजिल तक तो अकेले जाना है, मोक्ष की मंजिल। वहां मोक्ष की मंजिल के लिए कोई साथी नहीं होता है। अब कुछ लोग डिवोर्स की बात करते हैं, विवाह विच्छेद। दादा भगवान का स्टेटमेंट है कि विवाह विच्छेद जो है, ये दोनों साथियों के पक्ष में समझदारी का दिवालियापन है, बैंकरप्सी है। स्टेटमेंट आप समझिएगा, समझदारी की बैंकरप्सी, कोई समझदारी नहीं है। ब्रिज को तोड़ना आसान है,
जोड़ना मुश्किल है, और ब्रिज तोड़ने के बाद नया पुल कितना टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। विवाह विच्छेद के बाद का कोई भी पुनर्विवाह मैक्सिमम बहुत ज्यादा दुखद बन जाता है, और विच्छिन्न संबंध होना, ये तो ये मान लीजिए कि जीवन हमारा नाश की ओर बढ़ रहा है। एडजस्ट एवरीवेयर, यहाँ भी एडजस्ट करने की आवश्यकता है। यदि सर के ऊपर ही पानी जा रहा है, जैसे कोई शरीर का अंग बहुत ज्यादा खराब हो जाए, डॉक्टर तभी कहते हैं ना कि ऑपरेशन करके इसको निकाल दो, ठीक है ना। लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि वो जो इन्फेक्शन है, अंग भी जुड़ा रहे और वो इन्फेक्शन निकल जाए। तो ऐसे ही व्यक्ति के बुरे विचार निकल जाए, वो सुधर जाए और व्यक्ति में बदलाव आता है। कोई बहुत ही गया गुजरा होगा जो अच्छाई की कदर ना करे, जो प्रेम की कदर ना करे, ठीक है ना। नहीं तो अच्छे व्यवहार का, प्रेम का, सम्मान का बदला जो है वो अवश्य मिलता है। तो विवाह विच्छेद यानी दिमाग का दिवालियापन है। छोटी छोटी बातों पर ऐसा ना कहें लोग कि नहीं नहीं हम हमारी बेटी को पाल लेंगे, हम इनसे देख लेंगे, इनके साथ रहना ही नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे सर्कल में भी कुछ लोग हैं ऐसे। दोनों तरफ से समझदारी नहीं है। एक भी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े तो दूसरा 1 कदम आगे अवश्य बढ़ेगा। और निज दोष देखे ना, वो एक दूसरे के दोष गिनाने का कंपटीशन लगा है। ये कंपटीशन कभी समाप्त नहीं होने वाला, और दिया तले अंधेरा होता है। आदमी जब औरों के दोष बताता है तो खुद के दोषों के बारे में चिंतन करने का न उसके पास समय है, न वैसा विचार आता है। अरे अपने दोष देखो और अपने दोष जाहिर करो, और आप करोगे तो आपका जो साथी है वो भी करेगा कि हाँ नहीं, आपकी नहीं मेरी भी गलती है, मुझसे भी भूल हुई। तो रिश्ता बनेगा, और ये रिश्ता टिकाना है क्योंकि मोक्ष में जाना है, ठीक है ना। अब देखिए, वैवाहिक जीवन में तकलीफ कब होती है? जब दोनों में से एक साथी उल्टी दिशा में जा रहा हो, तब वैवाहिक जीवन में तकलीफ आती है। लेकिन अन्य साथी के लिए आध्यात्मिक विकास का मौका पैदा होता है। ईश्वर के प्रति, दिव्यता के प्रति रुझान बढ़ जाता है। इस सत्य का उस साथी को आभास हो जाता है कि नहीं भाई, जीवन में ये कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि आसक्ति कम होती है ना। ठीक है ना। हाँ, जीवन में नित्य, और उसका उसकी जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे किस्से में गलत राह पर गए हुए साथी के प्रति सहानुभूतिशील होने से हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं ऐसे कई बहनों को, देवियों को जानता हूं जिन्होंने अच्छा व्यवहार करके अपने पति में अभूतपूर्व सुधार लाया। ऐसे कुछ देवियों को, उनको तो मैं साक्षात प्रणाम करता हूं। आप सोचिए, क्योंकि उन्होंने झगड़े का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने इतनी सहानुभूति रखी, इतना अच्छा भाव रखा कि चलो ये तो है ही ऐसे, ठीक है। तो मुझे जब एक गाड़ी का एक चाक खराब हो जाए, पंक्चर हो जाए हाँ, तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है? दूसरे चाक की बढ़ती है ना। वो भी बोल दे कि जा, ये पिछला चाक तो पंक्चर है, मैं क्या करूं, मैं भी निकल जाता हूँ, तो गाड़ी तो ठप होगी ना भाई, गाड़ी तो गड्ढे में गिर गई, वो चलेगी ही नहीं। तो दूसरे चाक की जिम्मेदारी है कि ये चाक पंक्चर है, कमजोर है, विकृत है, तो मैं अभी इसको संभाल लेता हूं या लेती हूं, दोनों के लिए है। और उसके प्रति प्रेम करुणा रख के भगवान इनको सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करके, ठीक है, प्रेम देके, करुणामयी दृष्टिकोण रख के उसको प्रभावित किया जाता है, और वो सच्ची राह पर वापस आ सकता है। आपके भी सर्कल में ऐसे उदाहरण होंगे कि कोई पति जो बहुत ज्यादा पहले पीता था, गाली गलौज करता था, झगड़ा करता था,
ठीक है, गलत रास्ते पर था, तो पत्नियों ने अपने व्यवहार से उसको अच्छे से अच्छी राह पर ले आया और इसका रिवर्स भी, हाँ, पति पत्नी दोनों के लिए। अब सद्गुरु का मार्गदर्शन हमारे पति पत्नियों के लिए किस प्रकार बहुत ज्यादा उपयोगी बनता है, इसके बारे में आपको हिनाबेन बताएंगे। सद्गुरु का मार्गदर्शन। सर ने जो बात की पति और पत्नी की, तो जो पति है उनको भी उनके निज स्वभाव पता है और पत्नी को भी उनके निज स्वभाव की जानकारी रहती है कि हम कहाँ पे गुस्से में आके इनसे झगड़ लेते हैं या कुछ टॉन्ट कर देते हैं या कुछ बात ऐसी एक दूसरे के प्रति हो जाती है कि जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, और फिर अंदर ही अंदर हम कन्फेस भी करते हैं पर हम सामने बोल नहीं सकते। कभी एक दूसरे के प्रति आक्रोश बढ़ जाता है ना, तो जानते हैं कि हमने उनको डांटा या मैंने उनको बोल दिया या कुछ ताना दिया तो वो गलत है, पर फिर भी क्या होता है कि हम सामने कन्फेस नहीं करते, सॉरी नहीं बोलते हैं। तो ये जो स्वभाव में सुधार लाना है कि हाँ गलती हो गई, कभी गुस्से में निकल जाता है, स्वाभाविक है, पर वो कन्फेस करके वापस वो गड्डी को हम अच्छे से चलानी है अपने संसार की, तो उसमें हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। हम कभी देखते हैं कि वो लोग कितने अच्छे से जीते हैं, वो कपल कितना अच्छा है, तो उनसे भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और हमारे सद्गुरु जो हमारे गुरु है, जो हमें ज्ञान देते हैं जीवन का, व्यवहार का, और ये जो संसार चलता है, तो उसमें हमारे गुरु का बहुत बड़ा नेतृत्व रहता है, हमारे माँ बाप का भी रहता है। हमारे माँ बाप भी हमें कभी कभी अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और हमें गुरु भी अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो वो ऐसे हमें समझ में आ जाए कि परस्पर सकारात्मक बढ़ता व्यवहार का आचरण करने से दाम्पत्य जीवन सुंदर और दिव्य होता चलता है। तो एक दूसरे के प्रति जो बर्ताव है, व्यवहार है, उसको आचरण कैसा होना चाहिए, हमने वही बात की और वही रिपीट हो रही है कि जब पति गुस्से में होता है तो पत्नी को शांत रहना है और पत्नी गुस्से में है तो पति को शांत रहना है। पर दोनों ही लकड़ियां आमने सामने चली तो फिर किसी को तो लगनी है। तो यही है कि उसको लगानी नहीं है और लकड़ी को डांडिया रास की तरह खेलनी है। तो वो अगर सामने भी आ गई ना, तो गुरु का मार्गदर्शन होगा ना, तो वो अच्छे से सामने सुझाव दे पाएगा या समझ पाएगा। तो एक दूसरे के प्रति फिर विश्वास हो जाता है जब हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलता है कि हकीकत में कुदरत ने दोनों को परस्पर एक दूसरे के लिए सृजन जो किया है, काउंटर बैलेंस जो हमने बोला, और जो आसक्ति एक दूसरे के प्रति मोह है, जब शादी होती है ना, नहीं नहीं मैं तो आपके बिना जीऊंगी नहीं, मैं तो तुम्हारे बिना किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। थोड़े साल के बाद जो सर ने एक उदाहरण दिया कि शादी हुई तो शुरुआत का दौर कैसा था और 10 साल के बाद कैसा था। तो यही होता है कि हमें जो शुरुआत में एक दूसरे के प्रति लगाव है, वो बीच में कई संयोग ऐसे आते हैं तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पर तब हमें खुद निज स्वभाव में देख के उसको सुधारना है और वो भी समझना है कि कुदरत ने हमें ये पत्नी या ये पति क्यों दिया है। तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति को कम करने के लिए एक दूसरे का जीवन, एक दूसरे के कर्म, उनके संबंध, उनके संयोग जो भी है वो पूरी संभाव से गलन हो, एक दूसरे के प्रति कोई भी दोष ना रहे। क्योंकि हम शुरू में जो दोष देखते हैं ना, वो बाद में वो जब नहीं रहते हैं ना, यहाँ पे लिखा है कि दोनों में से जो पीछे रह जाता है वह इस संवेदन का अनुभव ज्यादा करता है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, तब कंप्लेंट्स रहते हैं, फिर धीरे धीरे समझने लगते हैं, ऐसे करते करते हमारा टाइम निकल जाता है। फिर दोनों में से एक जो 25, 30, 35, 40 सालों के बाद जब ये दोनों में से एक पहिया निकल जाता है, तब हमें अनुभव होता है कि हाँ
ये हम एक दूसरे के लिए ही बने थे और एक दूसरे का संवेदन भी तभी हमें अनुभव में आता है कि इनके बिना हमारी जिंदगी क्या है। क्योंकि जब होते हैं ना पति और पत्नी साथ में तो शायद एक दूसरे की वैल्यू बहुत कम करते हैं, पर जब नहीं होते हैं तब उनको समझ में आता है उनकी खोट की ये हम अभी नहीं है तो हम उनके बिना कैसे अलग है। बराबर। ये टाइम से चलना पड़ेगा अभी, हाँ, शॉर्ट में और स्लाइड के टॉपिक पर भी बहुत बात करके। बाल संस्कार बाकी है। तो दादाजी कहते हैं घर में अपना चलन न रखे। चलन मतलब घर में मेरी चलेगी, मैं जो कहूंगा वही होगा। चलन रखोगे तो संसार में भटकते रहना है, क्योंकि जो सिक्के चलन में नहीं होते वो कहाँ होते हैं? पूजा में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो चलन में नहीं रखना है, तो हम पूजनीय हो जाएंगे यदि हम किसी को अपने अधीन नहीं रखते हैं तो। और वाइफ के साथ वो कहते हैं फ्रेंड जैसा व्यवहार रखिए। वो आपकी फ्रेंड, आप उसके फ्रेंड, है ना, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ठीक है, ऐसा व्यवहार रहेगा तो अच्छा है। दाम्पत्य में दिव्यता, मैडम हमने अभी बात की वही कि वैवाहिक जीवन जो 30-40 साल के बाद क्या होता है तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति या तीव्र ऊब भय ईर्ष्या वो सब खत्म हो जाता है और एक दूसरे का स्वीकार करने लगते हैं और फिर वो स्वास्थ्य धन दौलत अथवा पारिवारिक संबंधों से जुड़ी जरूरत के समय की सारी घटनाएं एक दूसरे के सहारे और विश्वास से ही संपन्न कर लेते हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन की दिव्यता है कि एक दूसरे को समर्पण होके एक दूसरे को संभाल ले। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ना और मौत नजदीक आती है तो एक दूसरे के सद्गुण देखने लगते हैं। पहले जब शादी हुई होती है ना तब एक दूसरे का कमियां निकालते हैं, पर 25 एक जनरेशन चेंज हो जाने के बाद जब फ्री रहते हैं ना या एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं तो एक दूसरे के सद्गुण देखते हैं कि हाँ आप तो वैसे थे, आप तो ऐसे हो, आपके बिना मैं नहीं जी सकता, आप मेरी इतनी हेल्प करते हो, इतनी सेवा करते हो, तो वो थैंकफुल होते हैं। तो जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते जाते हैं वो सोने का स्वरूप ले लेते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। और इसी दाम्पत्य जीवन में अपने बेटे बेटी और पुत्र वधु या जमाई इत्यादि के लिए बड़े आश्रय समान प्रमाणित होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यही अनुभव आपका 25-30 सालों का जो अनुभव रहता है वही अनुभव से आप आपके परिवार में आपके बेटे बेटी या पुत्र वधु किसी को है तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से उनके साथ शेयर करके वो जो समस्या से अभी निकल रहे गुजर रहे तो उसी समस्या का उनके आपके जो पिछले 25-30 सालों में जो आपके साथ जो व्यवहार या कुछ भी ऐसी घटना घटी है तो उसका अनुभव इनके साथ शेयर करके उनको वो प्रॉब्लम में से निकाल सकते हो। और यही समझ और विवेक बुद्धि सुखी दाम्पत्य जीवन के परिपाक के रूप में ही माता पिता तथा दादा दादी में आती है। तो यही है कि जो 30 सालों में माता पिता ने देखा है और संभाला है और समझा है तो वही अनुभव और वही माँ बाप हमें उनके व्यवहार से बताते हैं और समझाते हैं कि क्या एक दूसरे के लिए व्यवस्थित है। तो वी वर मेड फॉर ईच अदर। तो यही है कि जो शुरुआत में लगता है तो जब जिंदगी संपन्न होती है खत्म होने की होती है आरे पर आ जाती है कि हाँ अभी एक दूसरे का जाना निश्चित है आगे या पीछे, तब वही दोनों जो वैवाहिक जीवन शुरुआत करते हैं तो पत्नी सुरक्षा चाहती है और पति विकट परिस्थिति में सुरक्षा चाहता है। तो पत्नी क्यों सुरक्षा चाहती है कि वो नए माहौल में आई है। तो अगर वो पति उस टाइम उनको संभाल लेते हैं तो वही जब पति की विकट परिस्थिति आती है, जॉब चली जाती है, बिजनेस में घाटा होता है, तो वही पत्नी जिन्होंने देखा है कि मैं शुरुआत में आई थी तो उन्होंने मुझे कैसे संभाला था, तो वो भी अपने अच्छे स्वभाव और सत्कार और समझ से पति की भी विकट परिस्थितियों में सुरक्षा बन जाती है। तो यही है कि एक दूसरे को जब संभालते हैं तो एक दूसरे की दिव्यता का वो अनुभव करते हैं। और ये स्लाइड में है कि हस्बैंड इज वाइफ्स वाइफ। तो यही है कि हस्बैंड को ये नहीं देखना है कि मैं ही हूँ
और मेरी पत्नी का पति हूँ, पर पत्नी की पत्नी बन के जियो, क्योंकि पत्नी कितना करती है वो आप जब उनकी पत्नी बनोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पत्नी की पत्नी बनते हैं, तब पता चलता है कि कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां और समझदारियों से पत्नी का व्यवहार पति की तरफ होता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से, समर्पण भाव से उनका संसार चलाना है, तभी वो आगे बच्चों में भी अच्छे संस्कार पा सकते हैं। आज यहाँ हम समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट हो जाएं और यहाँ पे एक स्लाइड है, इसको पढ़ें। न्यूटन्स लेटेस्ट लॉ क्या कहता है? प्राजक्ता मैम, आर यू देयर? ये थोड़ा सा फनी है, हाँ? न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी इडियट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट इडियट, दे आर सिंपली कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो आज समय के अभाव में बाल संस्कार पर हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अभी आप लोग अनम्यूट हो जाइए, अपने विचार रखिए। आपको कुछ ऐड करना है या इस सत्र के विषय में कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। मैं सभी पतियों को, पत्नियों को आमंत्रित करता हूं। ठीक है, यहाँ हम हमारा सेशन समाप्त करेंगे और चर्चा का आरंभ करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े अच्छी संख्या में जुड़े हैं। आज विषय भी गंभीर था और ये बाल संस्कार के बारे में चर्चा करनी थी आज हमको, लेकिन पति पत्नियों के झगड़ों की तरह ये सेशन भी लंबा खिंच गया। तो कुछ नहीं, हम बाल संस्कार के लिए अगला सत्र रखते हैं। हमारे सामने अभी मुस्कुरा रहे हैं वंश 32 साहब। तो वंश 32 जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट हो जाइए और शेयर कीजिए। कहाँ से जुड़े हैं आप? अनम्यूट हो जाइए। नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ से जुड़े हैं सर? विच प्लेस? सूरत। सूरत। अच्छा, सूरत से जुड़े हैं, ठीक है। हाँ। तो हमारे साथ फिर हमारे गुरु, जिन्होंने हमें ट्रेन किया, हमें दादा भगवान का विज्ञान सरलता से समझाया, विस्तार से समझाया 1 वर्ष तक। ऐसे हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री लाला भाई पटेल सर हमारे साथ हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। लाला सर, ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर फ्रॉम योर साइड समथिंग। हाँ हाँ, चंद्रकांत जी, आज I am पति audible? पत्नी संबंध थोड़ा लंबा खिंच गया है। ना ऑडिबल है ना? मैं सुनाई दे रहा है? हाँ जी, स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं सर। वेरी गुड। नहीं, ये पार्टिसिपेंट में से किसी को कुछ कहना है? We'll give them the first chance and then let us circle हाँ, ये भी around. ठीक है। हाँ, तो पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई प्रश्न हो या आप अपना विचार रखना चाहते हो तो बगैर किसी संकोच के रखिए। पार्टिसिपेंट्स बेचारे अभी क्या, कोई पति नहीं, के सोच बारे में में पड़ कैसे गए। कहेगा और कोई पत्नी के बारे हाँ, में कैसे कहेगा। ये उनको समस्या है। चंद्रकांत जी, जी सर। देखिए, अब 2-3 चीज मैं बात करना चाहूंगा जी जी। जो मैंने कुछ नोट किया। हाँ एक तो जो एक चीजें जो कही गई, ये दोनों पक्ष के लिए है, जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और दादाजी को कई महिलाओं ने पूछा था कि आप महिलाओं का पक्ष क्यों लेते हो। कई लोगों को इस सेशन में ऐसा लगा होगा। तो दादाजी ने कहा था कि महिलाएं नेचुरल कोर्स में ज्यादा होती है, नेचुरल होती है। तो कोई भी उनका व्यवहार सोचने के बाद नहीं होता है। सही बात। व्यवहार के बाद सोचेंगे या न भी सोचेंगे। और पुरुष में एक कुदरती लाक्षणिकता है कि वो पहले सोचेगा।
तो इसके लिए वो जल्दी से एडजस्ट हो सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। और महिलाओं का क्या है, नेचुरल होने से कई बार उनको पता भी नहीं लगता है कि ये मैंने कहा इससे उनको क्या हुआ, ऐसे इजी गोइंग मूड में कुछ कह देती है। तो दैट इज नॉट टू बी इंटरप्रिटेड विथ सो मच ऑफ थिंकिंग। बहुत अगर इसमें सोचना नहीं है, इजी गोइंग लेना है, तो इससे अच्छा रहता है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ज्यादा जहाँ जो फैमिली में एक पार्टी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो परिवार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज थी कि वो, और दूसरा जो फ्रेंड वाली जो बात है बहुत सोचने लायक है कि जैसे फ्रेंड में भी दो फ्रेंड का प्रकृति कभी समान नहीं होती है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ कितने एडजस्ट होके कि वो रहते हैं, तभी हमारी फ्रेंडशिप टिक पाती है। सही तो बात। दादा का जो है ना कि जो हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर द रियल एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स इन ट्रू सेंस। So this is a very good invention we can say of Dada Bhagwan, that it is only a friendship and for a limited tenure, right? Generally, how long a marriage life is there? You see, मेरा मुझे हमारे मैरिज को 47 years हुए चंद्रकांत, माय राइट, गॉड। ठीक है। अभी इससे ज्यादा 15-20 साल रहते हैं, वही बहुत जिएंगे, 100 साल जिएंगे तो, है कि किसी का मैरिज लाइफ 75 साल से तो ज्यादा नहीं होता है। इसमें से निकल गए वो बात कर दो, तो फिर इसको वो टेम्पररी है इतना समझना है मुझे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टेम्पररी समय के लिए, कुछ समय के लिए है, हाँ, पूरी जिंदगी में। तो उसमें अगर ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये फ्रेंडशिप वाला जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक दूसरा चीज जो खलील जिब्रान ने कहा था, वो भी आपको शायद हर एक को पता होगा, तो बहुत बड़ी कविता है, आपके ग्रुप में रखेंगे हम लोग। पर उनका एक, खलील जिब्रान वाज ए फिलोसॉफिक पोएट, ऑल ऑफ यू नो। वो कहते हैं कि पेड़ के नीचे पेड़ नहीं उगता है, पेड़ के नीचे पेड़ नहीं उगता है। और दो पौधे अगर लगाओ तो भी उसके जो खेतीबाड़ी करते हैं उनको पता होगा कि दो पौधे आप, दो आम के पेड़ बाजू बाजू में लगाओगे तो वो दोनों का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे टू मच क्लोजनेस इज ऑल्सो रीजन फॉर डिस्प्यूट्स, Reason for dispute. Yes. हाँ, टू मच क्लोजनेस, राइट। तो वो कहते हैं कि दोनों को स्पेस दो, स्पेस, लैक ऑफ स्पेस इज वन रीजन, ठीक है। तो स्पेस देना है, फिजिकल स्पेस भी देना है और मेंटल स्पेस भी देना है, ठीक है ना। तो इससे भी बहुत, खलील जिब्रान की पोएम बहुत अच्छी है, इतना फायदा इससे होता है। दादा ने कई बार इशारे में कहा है कि आप इतनी नजदीकी मत बनाओ कि जिससे अपाकर्षण हो। जैसे कि दो मैग्नेट होते हैं, आपने देखा होगा जो साइंस के स्टूडेंट है, दो मैग्नेट को अगर पास पास में उसका नॉर्थ पोल रखा जाए तो उनमें रिपल्जन होता है, दो एक दूसरे से भागेंगे वो। तैसे हमारे में अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, हाँ, पुरुष और स्त्री में, और अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे आकर्षण जरूर होता है, मगर अगर एकदम साथ में बहुत समय के लिए रखा जाए तो उसमें डेफिनेटली रिपल्जन होता है, मतलब कि अपाकर्षण होता है। और इसके यही झगड़ों की बहुत ज्यादा, अगर मूल में अगर जाए तो ये भी एक रीजन है। हर एक को अपना अपनी प्लेस, अपने अपनी स्पेस, अपना अपना टाइम देना है, नॉट मच इंटरफियरेंस। सबसे अच्छा एग्जांपल तो फ्रेंडशिप का है। तो फ्रेंडशिप में हम कितना उसमें इंटरफियर करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, बिल्कुल विजडम से काम लेते हैं। तो ये दादा ने जो बताया बहुत उपयोगी है। तीसरी बात ये है कि डाइवोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। डाइवोर्स में गुजराती में तो कहावत है कि भाई पहला पति, ठीक है, वो लड़म लड़ा, मतलब कि फाइटिंग एंड फाइटिंग। सेकंड पति इसमें कम फाइटिंग, और थर्ड पति में मौज मजा होती है। कारण क्या है, एक्चुअली पति में कोई प्रॉब्लम नहीं, द लेडी स्टार्ट्स एडजस्टिंग और the gents also starts adjusting with the failure, right? So adjustment is the solution, ठीक है।
तो अभी डाइवोर्स बढ़ रहे, इसका भी यही कारण है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कुछ, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। दादा का एक बहुत थोड़ा भद्दा सेंटेंस नहीं कह सकते, मगर है समझने जैसा है कि डाइवोर्स मीन्स ऐठा वासन बदलवा। ओके, जूठे बर्तन एक्सचेंज करना। he told. Okay, jocularly, while rebuking somebody he was about to divorce. Okay, so divorce is not the solution, right? Adjustment is the only solution, and that is why I say, जो यहाँ पर जो मोह की बात हुई और प्रेम की, जो चंद्रकांत जी ने बताया पावर पॉइंट में, तो मोह क्या है कि मोह और प्रेम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों फ्रेंड में प्रेम होता है, मोह नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज समझना है। तो प्रेम की जरूरत है, मोह जो है वो टेम्पररी होता है, इसके बाद में जरूर आसक्ति के बाद अनासक्ति हो ही जाती है। तो ये चीज कहने का मालूम था। और तीसरी बात ये, जो आपने अगर योगिनी कुमारी नॉवेल एक है गुजराती, पुरानी, बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी, पढ़ी होगी, तो उसमें इतना अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा है कि एक्चुअली जो हमारे आर्य संस्कार में शादी की जो व्यवस्था है, अल्टीमेटली इट एम्स फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक प्रगति में शादी बहुत बड़ी सहायक है, राइट? और दादा भगवान ने भी बार बार उनके व्यवहार में हमने देखा है कि इतना एनकरेज करते थे कि आप फैमिली के साथ आओ, फैमिली के साथ जाओ, ऐसा नहीं है। तो इससे अध्यात्म में भी परस्पर बहुत बड़ी प्रगति होती है। देखिए, और घर के ही हमारे गुरुदेव थे सत्येंद्रकांत जी, वो कहते हैं कि घर को ही गुफा मान लो। क्या बात है, क्या बहुत बड़ी सीख है, वाह। हाँ, तो देखो अभी आप मानिए कि आपको ज्यादा है, आपको संसार से वैराग्य हो गया और आप निकल गए घर से, आप कहाँ जाओगे यार? अभी 45 डिग्री में कहाँ जाओगे? अभी नदियों में पानी नहीं है, झरने नहीं बहते, फल फूल कुछ मिलते नहीं, आप कहाँ जाओगे? सही बात है। और ओशो ने एक बार कहा था कि लोग गुफा में क्यों जाते, कि एसी ढूंढते हैं। ओके, गुफा इज फुल। ओके, तो अगर यही करना है तो घर में यार एसी लगा के प्यार से आनंद से रहो, भगवान की भक्ति करो, कुछ अच्छे पुस्तक पढ़ो। बहुत बढ़िया। तो ये आध्यात्मिक प्रगति में भी सुखी दाम्पत्य बहुत यूजफुल है। और अगर दाम्पत्य सुखी नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति में कोई ज्यादा उसमें कोई नदी नहीं हो सकती, ऐसा कह सकते हैं कलयुग में, राइट? तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था। और वो पोएम हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूछो तो पूछो। बोलो राजेश भाई, बोलो। राजेश भाई बोले आपने कई क्वेश्चन करे तो राजेश से भाई ने, चंद्रकांत भाई ने, बोलो કે આપણે જે બહાર જે પેલો સ્ટેચ્યુ લગાવેલું છે ને, બના સ્ટેચ્યુ તો નહીં કહેવાય, પણ એને શું કીધું આપણે ચંદ્રકાંત? આ તો મ્યુરલ વિશે તમે જાણવાનું છે? હા, મ્યુરલ વિશે, પૂરા કાગળ ઉપર આ તો એના આ બહુ લાંબા આન્સર વાળો ક્વેશ્ચન છે. અચ્છા તો રિક્વેસ્ટ કર્યા છે જે મ્યુરલ તમે આવતા વીકમાં એનું ગોઠવા આયોજન કરજો, બસ ચોક્કસ. મારા મગજમાં છે, તમારો પ્રશ્ન મારા મગજમાં છે. અને જે આપણા પોઈન્ટ ઉપર હું વાત કરું છું કે ચંદ્રકાંત, અરે સોરી, સાહેબના જે શબ્દ હતા છેલ્લા કે ભાઈ એસી ચાલુ કરીને પ્રેમથી રહો અને આનંદથી રહો, એટલે મારા પણ મુખેથી એ જ નીકળ્યું કે ના ભાઈ અત્યારે મસ્તીથી બેઠા છે, ફાલતુ ભોજન કરી રહ્યા છે, બેબી એમના મતલબ એમની રીતે એમના મમ્મી સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, અને રાજેશભાઈ પ્રેમથી આપની સાથે મતલબ વ્યવહાર કરી રહ્યા છે કે ભાઈ ના એસી ચાલુ છે, સરસ આનંદથી આ લાભ મળ્યો અમને, અને આટલું જાણવાનો પ્રયત્ન થયો, જાણવાનો મતલબ જે આનંદ થયો એ ખરેખર એક બહુ સારો આનંદ રહ્યો. થેન્ક યુ રાજેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે તો કાયમ આનંદમાં જ રહો છો રાજેશભાઈ, બરાબર? આનંદમાં તો રહીએ છે, દાદા મળ્યા પછી પરમાનંદમાં છું. બહુ સરસ. આનંદમાં તો છીએ પણ સાથે સાથે દાદા મળ્યા પછી તો પરમાનંદમાં છીએ. પણ એ પરમાનંદનો આનંદ જે લૂંટવાનો છે પરિવાર સાથેનો, એના માટેનો જે આજનો આપનો સબ્જેક્ટ હતો, ખરેખર ઘણો જ મતલબ એક ફેમિલી સાથે જો આ સબ્જેક્ટ નો આનંદ લીધો હોય ને તો ઘણો જ આનંદ થાય એવી વાત હતી આમાં. મતલબ એ ખરેખર બિરદાવા પાત્ર છે આજનો આ સબ્જેક્ટ આપનો, બરાબર?
બોલો બીજું કઈ બીજા કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછજો કે હવે રાજેશભાઈ નું પૂરું થયું ચાલો અને અમે પ્રાર્થના કરીએ હા બધાના સંસાર રાજેશભાઈ જેવા જ સુખી અને આનંદી હો. લાલા સાહેબ બરાબર છે. આજની બરાબર. વક્તા હિનાબેન મેડમ બહુ બહુ આભાર. સમયસર આપનો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યા છે. 2 મિનિટ બાકી છે તો ચલો તમને એક હું ગીત સંભળાવું જે પતિ પત્ની માટે ગાઈ શકે ને પત્ની પતિ માટે ગાઈ શકે. બહુ સરસ ઘણું ગીત છે આપણું હિન્દી વાળું. સરસ तेरा સરસ साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती तेज है धारा कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. अगले सत्र में बाल संस्कार पर चर्चा करेंगे. जब तक के लिए लघुत्तम भाव से सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही आप अगले सत्र में भी अवश्य जुड़िए. लाला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद. राजेश भाई आपको भी बहुत बहुत आभार.